ये रहा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल तो आप समझते ही हो, डाइपोल एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस बहुत पास पास रखे गए हों। जैसे यहाँ पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं Q, बट दोनों का साइन अपोजिट है, -Q + Q, तो ये हमारा क्या है, डाइपोल। डाइपोल के इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि 2a है, तो आधा डिस्टेंस हो गया a। अब एक्सियल लाइन क्या होती है, ये जो एक्सिस है डाइपोल का, इस लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन। ये पूरी आगे तक अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो मान लेते हैं कि इस एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है P जो कि इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। ठीक, सो ऑब्वियसली -Q चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना हुआ, r प्लस ये हाफ a, तो -Q चार्ज से इसका डिस्टेंस हुआ r प्लस a, और +Q चार्ज से इसका डिस्टेंस हुआ r माइनस a, तो +Q चार्ज से इसका डिस्टेंस हुआ r माइनस a। तो अब हमें P पे निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, आप जानते हो कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम इमेजिन करते हैं कि वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जानना चाहते हैं कि +Q के लिए P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, तो हम इमेजिन करें कि अगर यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो +Q उसे क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। तो +Q की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी राइट हैंड साइड में, और उसको हम ये नाम दे देते हैं। सिमिलरली -Q की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, क्योंकि P पे रखा हुआ एक इमेजिनरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज -Q की वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसके लिए फील्ड मैंने बना दी लेफ्ट साइड में। लेकिन ये फील्ड थोड़ी वीक होगी क्योंकि -Q जो है वो इस पॉइंट से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू +Q, तो -Q का इन्फ्लुएंस पॉइंट P पे कम होगा, इसलिए हमने ये एरो जो है वो छोटा बनाया है। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे अगर हमें निकालनी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगी, E ड्यू टू +Q चार्ज माइनस E ड्यू टू -Q चार्ज। तो हम ये सब्ट्रैक्ट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एक चार्ज Q से, ये चार्ज है हमारे पास Q, तो इस चार्ज Q से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है kq/r², और k होता है 1/4πε0। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन से हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अगर वैल्यू निकालना चाहें E + Q की, तो यहां पे E + Q जो फील्ड है +Q चार्ज की वजह से है, और +Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस है r माइनस a, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 1/4πε0 Q/r माइनस a का होल स्क्वायर। सिमिलरली -Q की वजह से जो फील्ड है इस पॉइंट पे वो होगी 1/4πε0 Q/r + a का होल स्क्वायर, क्योंकि -Q का डिस्टेंस है r + a। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्सियल लाइन पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 1/4πε0 Q/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/r + a का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम क्या करें, Q/4πε0 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1/r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/r + a होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यह है r माइनस a, यह है r + a, तो a माइनस b, a + b की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² माइनस b², और होल स्क्वायर है तो यहां पे होल स्क्वायर हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक, अब इस ब्रैकेट को a + b होल स्क्वायर और a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगा के अगर हम खोल दें तो हमारे पास अंदर बचेगा r² + a² + 2ar माइनस a² माइनस r² + 2ar। बिकॉज ये माइनस का साइन है तो ब्रैकेट हमने खोल दी, तो बाहर माइनस का साइन है जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या हुआ देखो, एक तो r² से r² कैंसिल हुआ, एक a² से a² कैंसिल हुआ, और 2ar और 2ar दोनों ऐड हो गए और वो हो जाएगा 4ar। सो 4ar डिवाइडेड बाय r² माइनस a² का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखें, हमने यहां पर 4ar में से 4a को निकाल के
2a अलग कर लिया, ये 2a हमने अलग कर लिया और एक 2 यहां पे लिख लिया, तो 2 के साथ ये वाला r आ गया और ये q अंदर चला गया, तो 2r इंटू 2aq, और 2aq हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट होता है, तो 2aq की जगह अगर हम डाइपोल मोमेंट रख दें यानी कि p, तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें दो चार्जेस हों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट हो। तो यहां पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि 2a है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इक्वेटोरियल लाइन होता है इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डाइपोल का एक्सिस है, ये है इसका इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P, जो कि इस डाइपोल के सेंटर से हम मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है। तो ये पॉइंट P जो है इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो देखो ये पूरा 2a है, तो ये जो आधा डिस्टेंस हुआ इतना, ये हुआ a, तो ये हुआ a। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि ये r है ये a है, तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का प्लस q से या माइनस q से, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं P पे ड्यू टू प्लस q चार्ज। अब जहां पर भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, आप इमेजिन करते हैं कि उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता तो कहां जाता। तो ये प्लस q की वजह से इस पॉइंट P पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो वो रिपेल होता, यानी प्लस q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पे वो इस डायरेक्शन में होगी, समथिंग लाइक दिस। उसका हम नाम दे देते हैं E सबस्क्रिप्ट प्लस q। सिमिलरली माइनस q की वजह से जो फील्ड होगी पॉइंट P पे वो माइनस q की तरफ होगी, क्योंकि P पे रखा हुआ एक इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज माइनस q की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये रही फील्ड। अब इन दोनों फील्ड्स का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आप जानते हो कि एक चार्ज q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। तो ये दोनों ही चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो q है, और ये पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस से वो सेम है, यानी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो जो फील्ड होगी प्लस q और माइनस q दोनों की वजह से हम यहां पे लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। एंड सिमिलरली माइनस q की वजह से भी सेम फील्ड होगी, उसको भी एक बार लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, और क्योंकि ये दोनों लेंथ्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये जो दूसरा वाला एंगल है ये भी क्या होगा? थीटा। अब आप क्या करो कि इस E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के दो कंपोनेंट्स ले लो। अगर मैं यहां पर एक कंपोनेंट ड्रॉ करूं ये, तो देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, और ये एंगल थीटा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे चले हम ऐसे, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो E प्लस क्यू का ये वाला कंपोनेंट और E माइनस क्यू का ये वाला कंपोनेंट दोनों क्या होंगे? कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स होंगे। तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये कंपोनेंट्स हो गए E प्लस क्यू कॉस थीटा, और E माइनस क्यू का भी ये कंपोनेंट हो गया कॉस थीटा वाला। सिमिलरली इस E प्लस क्यू का साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर होगा और E माइनस क्यू का साइन थीटा वाला कंपोनेंट नीचे होगा, उनको भी एक बार बना लेते हैं। बट क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स जो होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेंगे कौन से? कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। तो जो नेट फील्ड होगी पॉइंट P पे वो इन दोनों कंपोनेंट्स का सम होगी, और क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हम सीधा लिख सकते हैं इस पहले वाले कंपोनेंट का ट्वाइस, बिकॉज इन दोनों का मैग्नीट्यूड
सेम है। तो E एट इक्वेटोरियल लाइन इज 2 टाइम्स E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब आप E प्लस क्यू की ये जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली है इसको रख दें, और कॉस थीटा क्या होगा, देखो ये ट्राइंगल है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस वाले ट्राइंगल में बेस है a और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यूज रख दी, E की वैल्यू रख दी जो ऊपर हमने निकाली, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दी a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो न्यूमिनेटर में तो हो जाएगा 2AQ, डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर यहां 1 है, यहां 1/2 है, तो बेस सेम है, पावर सेट कर दो, टोटल पावर हो जाएगी 3/2। तो ये हो जाएगा 2AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2। और आप जानते हो 2AQ जो होता है वो डाइपोल की डाइपोल मोमेंट होता है, तो 2AQ की जगह हम P लिख देते हैं, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। मान लो यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ये अरेंजमेंट है जहां पर दो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के चार्जेस रखे हुए हैं बहुत पास पास, ठीक, यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो रही ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, और उस डाइपोल मूवमेंट को हम मान लेते हैं P। अब आप मान लो कि डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब आप जानते हो कि कोई भी चार्ज होता है Q और वो E इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगती है QE। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगती है अगर चार्ज पॉजिटिव हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है अगर चार्ज नेगेटिव हो। तो एक फोर्स QE पॉजिटिव चार्ज पे लगेगी फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पे लगेगी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप जरा इमेजिन करके देखो कि जब ये दो फोर्सेस इस डाइपोल पे इस तरह की लग रही हैं, तो ये डाइपोल घूमने की कोशिश करेगा कुछ इस तरीके से, है ना। आप ये सोचो ये डाइपोल इतना घूम गया, लेकिन अगर अब आप पोजीशन देखो इन फोर्सेस की, तो आप देखोगे कि अब ये फोर्सेस इस डाइपोल को और आगे नहीं घुमाएंगी, ये वापस लेके जाएंगी डाइपोल को जहां से वो आया था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि डाइपोल घूम तो रहा है लेकिन पूरा नहीं घूम रहा है। तो बेसिकली ये जो मोशन है डाइपोल का, ये पूरा रोटेशनल मोशन नहीं है, ये ऑसिलेटरी मोशन है ना। तो डाइपोल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो डाइपोल क्या करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा। क्लियर, ओके। तो अब आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि हम किसी भी बॉडी पे जब ये दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं तो टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इन दोनों ही फोर्सेस की वजह से क्या ये डाइपोल सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी सेम सेंस में घूम रहा है। बिल्कुल सेम सेंस में घूम रहा है, क्योंकि ये वाली फोर्स QE और ये वाली फोर्स QE दोनों ही इसको मिलके क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही हैं, है ना। तो इन दोनों का टॉर्क जो है वो ऐड हो जाएगा, और टॉर्क निकालने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। अब मान लो मैंने इस डाइपोल पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसका सेंटर। सबसे पहले तो हम देखें कि इस फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है और दूसरी वाली फोर्स की ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो टॉर्क निकालने के लिए आपको फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से रेफरेंस पॉइंट का, जिसको हमने सेंटर लिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता है, यानी ये और ये O हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो इसका सेंटर है, और O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये जो येलो डॉटेड लाइन से बनाया है ये है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, यानी ये जो फोर्स है QE इनटू O से ये जो डिस्टेंस है। अब आप देखो ये एंगल थीटा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसे करके ऐसे चले और ऐसे, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। और हम जानते हैं कि जो पूरा डिस्टेंस है डाइपोल का उसे 2a लिया जाता है, तो ये जो आधा डिस्टेंस हुआ इसको हम क्या लेंगे, a। तो अब आप देखो ये थीटा है, ये a है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है और हाइपोटेन्यूज a है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर क्या हुआ, a साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस QE का O से क्या हुआ, a साइन थीटा। सिमिलरली
इस वाले QE से भी ये जो डिस्टेंस है बाय सिमेट्री, बिकॉज दिस लेंथ इज ऑल्सो ए और ये भी थीटा है, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, ए साइन थीटा। अब हम इन दोनों के टॉर्क को निकाल के ऐड कर दें, बिकॉज दोनों ही मिलके डाइपोल को क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करना चाह रहे हैं। तो इसका टॉर्क होगा QE आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ए साइन थीटा, तो इसका टॉर्क होगा QE इंटू ए साइन थीटा और इसका भी टॉर्क होगा QE इंटू ए साइन थीटा। तो जरा दोनों को ऐड किया जाए, तो टॉर्क हो गया QE इंटू ए साइन थीटा प्लस QE इंटू ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स QE इंटू ए साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो हम लिख सकते हैं 2AQ को एक साथ हमने लिख लिया, 2AQ को एक साथ हमने लिख लिया और फिर E लिखा, फिर साइन थीटा। और 2AQ आप जानते हैं क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट, तो 2AQ की जगह हमने लिख दिया डाइपोल मूवमेंट P। तो फाइनली हमारा जो एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया PE साइन थीटा। और आप जानते हो कि P डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी टॉर्क जो है वो P और E का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क जो है उसको हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। अगर आपको गॉसियन सरफेस का पता नहीं है तो आप जस्ट एक स्फीयर इमेजिन कर लो इस चार्ज के अराउंड, ये जो मैंने येलो कलर की डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेंगी कुछ इस तरीके से। अब अगर सबसे पहले हम इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा एरिया ले लें और जितनी भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जरा हम यहां पे ड्रॉ कर लें, तो वो कुछ इस तरीके से होगी आउटवर्ड्स, ठीक। और मान लेते हैं ये जो हमने छोटा सा एरिया लिया है इसको हम DA मान लेते हैं। और आप जानते हो कि एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी एरिया का वो एरिया से परपेंडिकुलर होता है, तो जो DA वेक्टर होगा वो इससे परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि DA और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में एंगल है 0 डिग्री। सिमिलरली अगर आप ऐसा ही एरिया कहीं पर भी लेते हैं इस स्फीयर पे तो हर जगह आपको यही मिलने वाला है कि DA और E के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो अगर आपको इस स्फीयर से टोटल फ्लक्स निकालना हो तो आपको ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं इन सब के फ्लक्स को लेकर इंटीग्रेट करना होगा। तो चलो इन सब के फ्लक्स को इंटीग्रेट करते हैं, यानी E डॉट DA और उसको Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि गॉस लॉ यही कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो इस केस में Q है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने यहां पे लगा दिया गॉस लॉ। अब E और DA के बीच का जो एंगल है हर जगह पर वो 0 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएं तो हम कॉस थीटा लगाएंगे, तो ये हुआ E DA कॉस 0 डिग्री इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और कॉस 0 आप जानते हैं कि 1 होता है, तो कॉस 0 की जगह 1 लिखेंगे, यानी कॉस 0 हट ही जाएगा। उसके बाद E की जो वैल्यू है, क्योंकि ये चार्ज Q से इस स्फेरिकल सरफेस का हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो इस स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इसलिए हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले लेते हैं। अब अगर हम मान लें कि Q से इस स्फीयर तक का जो डिस्टेंस है वो r है, यानी इस इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r मान लें, तो फिर इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, वो हम निकाल सकते हैं। DA का इंटीग्रल क्या होगा, DA का इंटीग्रल मतलब आपने जितने भी छोटे छोटे एरियाज लिए हैं इस स्फेरिकल सरफेस पे, ये DA इन सबको आपने ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो इस DA के इंटीग्रल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर, वो हमने लिख दिया। अब आप इस 4 पाई r स्क्वायर को नीचे अगर शिफ्ट कर दो तो आपको E की वैल्यू मिल जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, बट वो वैल्यू हमें कूलम्स लॉ से पता है। यहां पर हमने यही वैल्यू निकाली गॉस लॉ की हेल्प से, राइट। अब आप मान लो कि इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे कहीं पर भी एक चार्ज रखा है, लेट अस से
Q डैश यहां पर रखा है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इस Q डैश पे कितनी फोर्स लगेगी? इस Q डैश पे फोर्स लगेगी Q डैश इंटू E इस तरीके से, और उसकी वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये जो फोर्स है वो Q डैश इंटू E होगा, और E की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं तो मुझे ये मिलेगा, और इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो ये हो जाएगा Q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर विच इज क्लियरली कूलम्स लॉ। तो आप देख रहे हो कि गॉस लॉ की हेल्प से हमने किस तरीके से कूलम्स लॉ डिराइव कर लिया। यहां पर हमारे पास एक चार्ज है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अब हमें इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे गॉस थ्योरम। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसके अराउंड एक सूटेबल शेप का गॉसियन सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा। लेट अस से वो गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, बिकॉज इस कंडीशन में जो सबसे बेस्ट सूटेड शेप है गॉसियन सरफेस की वो सिलेंडर ही होगा। हम गॉसियन सरफेस कैसे चूज करते हैं उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस का, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको गॉसियन सरफेस कैसे चूज करना है। अब यहां पे हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज किया है सच दैट जो हमारा लाइन चार्ज है वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एक्सिस पर है। ठीक, अब हम अपना गॉस थ्योरम का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सिलेंडर के कर्व्ड और फ्लैट रीजन्स पे छोटे छोटे एरियाज लें। अब आप जानते हो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो अगर हमने इसके कर्व्ड पार्ट पे एक छोटा सा एरिया डीए लिया है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा यानी उस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। और अगर हम एरियाज लेते हैं फ्लैट सरफेस पे तो उनके एरियाज वेक्टर कुछ इस तरीके से होंगे। अब हम जानते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी कुछ इस तरीके से। तो अगर हम तीनों रीजन्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कर्व्ड पार्ट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, जबकि फ्लैट रीजन्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ कर्व्ड पार्ट के थ्रू होगा, बिकॉज फ्लक्स होता है E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहां पे और यहां पे 90 डिग्री है और कॉस 90 0 होता है। आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इससे ऐसे बाहर निकलेंगी, तो ऑब्वियसली वो ऐसे फ्लैट रीजन से बाहर तो आएंगी नहीं मुड़ के, है ना। तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कर्व्ड पार्ट से बाहर आएगी, तो जो भी फ्लक्स है वो कर्व्ड पार्ट से ही है। जो हमने सिलेंडर इमेजिन किया है इसकी लेंथ हम ले लेते हैं L। अब हम गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करें तो हम लिखेंगे E डॉट डी ए इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q वो चार्ज है जो इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर है। वैसे तो ये लाइन चार्ज बहुत ही बड़ा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो Q चार्ज होता है गॉस लॉ में वो हमेशा एनक्लोज्ड चार्ज होता है, और एनक्लोज्ड चार्ज जो है वो इस सिलेंडर के अंदर वो हमने Q लिया है, राइट। तो ये जितने भी छोटे छोटे डीए हैं इस कर्व्ड सरफेस पे उन सब का हमने E डॉट डी ए लेके इंटीग्रेशन कर दिया। E डॉट डी ए मतलब सिर्फ इतने पार्ट से जो फ्लक्स है, और इंटीग्रेट कर दिया तो मतलब पूरे कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और हर जगह पर DA और E के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा कर्व्ड पार्ट पे। तो अगर हम इसको E DA cos 0 लिखें और cos 0 की वैल्यू 1 डालें तो हम जानते हैं कि इस कर्व्ड सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, क्योंकि इस कर्व्ड सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस E को हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमने इस DA का इंटीग्रल निकालना है। DA का इंटीग्रल मतलब ये जितने भी छोटे छोटे एरियाज हैं इन सबको ऐड करना है, यानी इस सिलेंडर का हमको कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। और वो क्या होगा, मान लेते हैं इस सिलेंडर का रेडियस है R, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई RL। तो वो इंटीग्रल DA की जगह अगर हम पुट कर दें तो हमें ये मिलेगा, और E इधर रखें बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो हमें E की वैल्यू मिलेगी विच इज Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R। अब ये जो L है ये इस सिलेंडर की लेंथ है, और ये सिलेंडर हमने इमेजिन किया है, और Q जो है वो भी इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज चार्ज है। तो ऐसे वेरिएबल्स हमारे फाइनल रिजल्ट में नहीं होने चाहिए जो हमने इमेजिन किए हैं। तो हम क्या करें, हम एक यहां पर नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं लैम्डा। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि Q बाई L। अगर चार्ज इस लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो आप इस लाइन का कितना भी हिस्सा लोगे, आपको जो चार्ज मिलेगा उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल मिलेगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप बड़ा पार्ट लेते हो तो आपको ज्यादा चार्ज मिलेगा, छोटा पार्ट लेते हो तो कम मिलेगा। यानी Q/L की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहां पर अगर Q/L की जगह लैम्डा लिख दें तो हमें E का फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। और यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अगर E और R के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके का होगा, जहां पर R बढ़ेगा तो E घटेगा। मान लो यहां पे हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल है। चार्ज्ड शेल मतलब हॉलो स्फीयर है एक ऐसा जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो R है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटर से सपोज R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम अपना गॉस थ्योरम का प्रोसीजर लगाएंगे। हम यहां पर एक सुटेबल शेप का गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लेते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये स्फेरिकल शेल है तो आप कैसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे इसके अराउंड? ऑब्वियसली वो भी एक स्फीयर होगा। R रेडियस का हमने इसके अराउंड एक स्फीयर इमेजिन कर लिया। अब हम इस स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं dA, कुछ इस तरीके से, और आप जानते हो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है शेल, तो इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो नॉर्मली बाहर की तरफ निकलेंगी, कुछ इस तरीके से। तो ये रही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लियरली आप देख सकते हो E और dA के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सिमिलरली ये dA अगर आप कहीं पर भी लेते हो इस पूरे सरफेस पे, तो हर जगह E और dA के बीच का एंगल आपको 0 डिग्री ही मिलेगा। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैं ये जो छोटा सा फ्लक्स इस एरिया का निकालूंगा, यानी E dA cos थीटा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले E डॉट dA इक्वल टू Q/ε0, और E और dA के बीच में एंगल है 0 डिग्री। तो E dA cos 0 डिग्री इक्वल टू Q/ε0। cos 0 होता है 1, और क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है ये इस शेल के सेंटर से कुछ इस तरीके से है कि इसका हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा, यानी कि R। तो इसका मतलब है हर जगह पर इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं, और cos 0 की वैल्यू हमने रख दी 1। अब आप बताओ dA का इंटीग्रल क्या होगा? ये भी तो एक बड़ा स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो R है। तो इसका पूरा जो सरफेस एरिया है 4πr², वही dA का इंटीग्रल होगा। तो dA के इंटीग्रल की जगह हमने 4πr² रख दिया, और अगर E इधर रखें, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो हमें E की वैल्यू मिलेगी Q/4πε0r²। और ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर आता है। अब यहां पे आप क्लियरली देखो कि ये जो चार्ज है Q, ये तो वो चार्ज है जो इस पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन अगर यही चार्ज यहां पर होता तो भी इससे R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो यही आती। इसका मतलब है कि जो भी चार्ज आप स्फीयर को देते हो वो रहता तो उसके सरफेस पर है, लेकिन वो बिहेव ऐसे करता है जैसे वो सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। इस फॉर्मूले को देखकर हमें क्लियरली ये पता चल रहा है। तो एक तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो किसी भी स्फेरिकल शेल से उसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब हम देखते हैं कि इस शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सरफेस तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कैपिटल R है। तो इसी फॉर्मूले में स्मॉल r की जगह अगर हम कैपिटल R पुट कर दें तो हमें इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ये। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें इसी स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट P पे, तो आप सोचो कि अगर P से पास होता हुआ आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हो कुछ इस तरीके से, तो वो तो अपने अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं करेगा, क्योंकि ये जो चार्ज Q है ये तो मैंने जस्ट यहाँ पे रेफरेंस के लिए बनाया है। एक्चुअल में ये चार्ज तो बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर चार्ज ही इनक्लोज नहीं करेगा और आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो E डॉट dA इक्वल टू 0/ε0, तो आंसर आएगा 0। यानी इस स्फेरिकल शेल के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो ये तीसरा आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। बिकॉज जब तक डिस्टेंस है सेंटर से, ये जो पॉइंट लिया हमने सेंटर से डिस्टेंस लिया है ये R, तो जब तक डिस्टेंस जो है
वो रेडियस के बराबर है, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, है ना, यहां से लेकर यहां तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इस रीजन में तो ग्राफ आपको नहीं मिलेगा। और सरफेस पर है मैक्सिमम, क्योंकि सरफेस का आर है सबसे छोटा। अब जैसे जैसे आप दूर जाओगे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, तो ये रही सरफेस पे सबसे ज्यादा, और फिर जैसे जैसे दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। यहां पर हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये हमारे पास एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसकी लंबाई काफी ज्यादा है, लेकिन हमने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया है और इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। गॉस लॉ यूज करके हमने इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस यहां पर इमेजिन करेंगे जो सिलेंड्रिकल शेप का है और इस शीट के थ्रू ऐसे आर पार जा रहा है। तो अगर आप छोटा सा एरिया लोगे डीए इसके फ्लैट सरफेसिस पर, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी एरिया का वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली अगर आप इस सिलेंडर के कर्व्ड रीजन्स पे छोटे छोटे एरियाज लोगे तो उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अब क्योंकि ये शीट पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऑब्वियसली इससे दोनों तरफ बाहर ही निकलेंगी कुछ इस तरीके से। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि कर्व्ड पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री इस तरफ भी, और फ्लैट पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री इस तरफ भी। क्लियर है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ऐसे बाहर निकल रही है तो ऑब्वियसली वो ऐसे बाहर निकलती हुई ऐसे मुड़ के कर्व्ड पार्ट से तो बाहर नहीं आएंगी, वो तो सारी की सारी किससे निकलेंगी, फ्लैट पार्ट से बाहर निकलेंगी। तो जो भी फ्लक्स होगा इस छोटे से एरिया का वो इस फ्लैट पार्ट से ही बाहर आएगा। अब अगर हम मान लें कि ये जो स्मॉल एरिया है जो शीट के थ्रू पास हो रहा है, इस स्मॉल एरिया ने चार्ज एनक्लोज करा हुआ है डी क्यू, क्योंकि क्यू चार्ज तो नहीं ले सकते ना क्योंकि ये बहुत छोटा सा एरिया है, तो हमने यहां पे जो एनक्लोज्ड चार्ज है उसको डी क्यू ले लिया, और सिर्फ इतना ही चार्ज है जो इस गॉसियन सरफेस ने एनक्लोज करा हुआ है। तो अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर वाले सरफेस के लिए ई डी ए कॉस 0 डिग्री और इधर वाले सरफेस के लिए ई डी ए कॉस 0 डिग्री, उन दोनों का सम जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही कहती है गॉस थ्योरम। और क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2EDA इक्वल टू डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज कॉस 0 तो 1 होता है। ठीक, अब यहां पर हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इस शीट पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर आप इस शीट का छोटा पार्ट लेते हो तो वहां कम चार्ज आएगा, बड़ा पार्ट लेते हो तो ज्यादा चार्ज आएगा, क्योंकि चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हर जगह चार्ज बाय एरिया की जो रेशियो है वो सेम आएगी। अब इतने पार्ट की अगर बात करूं तो यहां पे चार्ज है डी क्यू और इतने पार्ट का जो एरिया है वो डी ए है, तो जो सिग्मा होगा वो इस पार्ट के लिए लिखा जा सकता है डी क्यू बाई डी ए, जहां से हमें डी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा इंटू डी ए, और वो वैल्यू हम यहां पे रख दें ऊपर वाले इक्वेशन में। तो 2EDA इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे डी ए से डी ए कैंसिल हो गया तो E बचेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के पास पे किसी भी पॉइंट पे।